सामाजिक कहानी। स्पर्म डोनर। सुधा शादी से क्यों भाग गई? आखिर सुधा को अपने पिता की वजह से शादी के नाम से ही चिढ़ क्यों होती थी? लंबे इंतजार के बाद जब वह शादी के लिए राजी हुई तो उसने अपने मंगेतर को सब कुछ बताने का फैसला किया। जैसे ही सुधा ने फोन रखा, वह एक अजीब सी घुटन से भर गई। उसे इस रिश्ते का क्या करना चाहिए? ऐसा कानून क्यों? ये सच नहीं है कि बच्चे अपने माता पिता को तलाक भी दे सकते हैं। वह जीवन में जितना आगे बढ़ना चाहती थी, उसके पिता अनिकेत उतना ही उसे कीचड़ में धकेलते थे। वह काफी देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठी रही। तभी उसकी मां मनीषा आए और कमरे की लाइट जला दी और बोली, क्या हुआ सुधा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? सुधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आज फिर मैं तुम्हारे पति के कारण मुसीबत में हूं। मनीषा हंसते हुए बोली, मेरे पति या तुम्हारे पापा? सुधा ने गुस्से में कहा, तुम तो खुशी खुशी उससे अलग हो गई हो, लेकिन क्या कोई अदालत है जहां मुझे उससे तलाक मिल सके? मनीषा ने कहा, आखिर अनिकेत ने क्या किया है? सुधा ने कहा, वे मेरे पद के नाम पर कहीं ना कहीं दलाली कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं सुधा मैडम का पिता हूं और इसलिए उन्हें पता है कि किस कंपनी को टेंडर मिलेगा। मनीषा ने कुछ सोचते हुए कहा, यह अनिकेत की पुरानी आदत है। उसने हमेशा रिश्तों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। 56 साल की उम्र में भी उसकी आदत में सुधार नहीं हुआ है। सुधा ने अपने बालों की लट लपेटते हुए कहा, वह जब भी फोन करता है तो हमेशा ऐसा जताता है जैसे मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। मनीषा ने कहा, तुम इस बात को दिल पर क्यों लेते हो बेटा? सुधा ने कहा, मम्मी, मैं इसे दिल पर कैसे नहीं ले सकती। वह कभी मेरे साथ नहीं था, लेकिन जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं, तो आप मुझे पिता होने का कर्तव्य क्यों याद दिला रही हैं? पारिवारिक कहानियां। जीजा। मंजू ने अपने जीजा की असलियत कैसे बताई? मंजू अपने जीजा मनदीप पर मोहित हो गई थी। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। मनदीप मंजू की उम्र का था और खूबसूरत भी। मंजू को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार मनदीप ही है। प्रदीप को पति के रूप में पाकर मंजू के सारे सपने टूट गए। प्रदीप का रंग सांवला और कद छोटा था। वह उम्र में मंजू से काफी बड़ा भी था। मंजू ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने एक हैंडसम फिल्मी हीरो जैसे पति की कल्पना की थी। प्रदीप एक सरल एवं नेक व्यक्ति थे। वह मंजू से बहुत प्यार करता था और उसे खुश करने के लिए अच्छे अच्छे उपहार लाता था। लेकिन मंजू नाराज हो जाती और उपहार एक तरफ रख देती। वह हमेशा तनाव में रहती थी। उसे अपने पति के साथ बाहर जाने में भी शर्म महसूस होती थी। मंजू अपने जीजा मनदीप पर मोहित हो गई थी। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। मनदीप मंजू की उम्र का था और खूबसूरत भी। मंजू को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार मनदीप ही है। प्रदीप की नई नौकरी थी। उसे फुर्सत बहुत कम मिलती थी। अक्सर वह घर से बाहर रहता था। ऐसे में मंजू को अपने जीजा का साथ बहुत पसंद आया। वह उससे खूब मजाक करती थी। मंजू मनदीप को लुभाने के लिए उसके आसपास मंडराती रहती थी। वह जानबूझकर साड़ी का पल्लू सरका देती थी। जब मनदीप उसके गोरे और खूबसूरत बदन को चोर नजरों से देखता था तो मंजू के दिल में शहनाइयां बजने लगती थी। वह चाहती थी कि मनदीप उसके साथ दुराचार करे, लेकिन लोकलाज के डर और घबराहट के कारण मनदीप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मनदीप की तरफ से कोई पहल न देख मंजू उसके करीब आने लगी। वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। वह बात करते करते मनदीप को छेड़ने लगी। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके शरीर को सहलाती। कभी वह खुद को चिकोटी काटती और खिलखिलाने लगती तो कभी अपने सीने पर हाथ रखकर कहती, देवर जी देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। जवान और खूबसूरत बहन की मनमोहक अदाएं मनदीप के दिल के तार छू गईं। ससुराल वाले। एक झुनझुनी सी पैदा होगी। उसके शरीर में मानो आग लग गई हो। वह कब तक खुद को रोक पाता? धीरे धीरे ये खुलने भी लगा। रोमांटिक कहानियां। डरो मत रोहन, क्या रोहन को उनके जवाब मिल सकते हैं? धर्म क्या है? क्या केवल धर्म की डोर पकड़कर कोई मंजिल या सफलता हासिल की जा सकती है? ऐसे कई सवाल रोहन के मन में कौंध रहे थे। क्या उसे इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं? सारा ने अपने बेटे रोहन, जो कॉलेज जाने के लिए तैयार था, को प्यार से देखते हुए कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो बेटा? तुमने बहुत मेहनत की है, परीक्षा अच्छी होगी, चिंता मत करो। रोहन ने निराश होकर अपनी मां से कहा, मुझे नहीं पता मां, देखते हैं। ऑफिस जाते समय जय ने रोहन से कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें आज कॉलेज छोड़ रहा हूं। नहीं पापा, रहने दो, मुझे भी अजय को उसके घर से लेना है, उसका स्कूटर खराब है। अगर मैं अपना स्कूटर ले जाऊंगा तो हमें आने में आसानी होगी। ठीक है, शुभकामनाएं। इतना कहकर जय ऑफिस के लिए निकल गया। सारा ने भी अपने बेटे को प्यार से विदा किया और इसके बाद वह घर के काम में लग गई।
वह घर का काम तो कर रही थी लेकिन उसका मन रोहन पर ही अटका हुआ था। सारा और जय की अंतर्जातीय प्रेम विवाह को 25 साल हो गए थे। दोनों के बीच न तो कभी धर्म कोई मुद्दा बना और न ही दोनों ने लोगों की परवाह की। दोनों का मानना था कि प्यार से अनजान लोग इंसान के दिल और दिमाग को धर्म के बंधन में बांधते रहते हैं। धर्म को किनारे रखते हुए दोनों ने कोर्ट मैरिज कर शादीशुदा जिंदगी की मजबूत नींव रखी थी। लेकिन 21 साल का रोहन कुछ समय से धर्म को लेकर असमंजस में था। उसके सवाल थे, मां कौन सी सर्वोच्च शक्ति सत्य है? हर धर्म खुद को बड़ा मानता है, लेकिन वास्तव में कौन बड़ा है? अब तक सारा और जय उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते थे, लेकिन अब सारा इस मामले को लेकर गंभीर महसूस कर रही थी। रोहन इस विषय पर काफी सोचने लगे थे। धर्म से जुड़ी हर बात पर उनका विवाद होता था। न तो सारा ने कभी इस्लाम के बारे में बात की और न ही जय ने कभी वेद, पुराण और पंडित के बारे में बात की। दोनों बस प्यार के साथ जिंदगी की राह पर आगे बढ़ रहे थे। जय ऊंचे पद पर कार्यरत था जबकि सारा एक अच्छी गृहिणी थी। कहानी, जीवन की दुविधा। रमेश शायद बेला की स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद ही कुछ शर्त रखी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने ये शर्त भी रखी है। आज बेला सोच रही थी कि जिंदगी में कितनी दुविधा है। एक प्रदीप है जो रिलेशनशिप में होने के बावजूद उससे बात नहीं करता और बेला को भी लगने लगा कि शायद अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है इस रिश्ते में। और प्रदीप उससे शादी भी नहीं करेगा। शायद इसीलिए जब उसके ऑफिस में काम करने वाले रमेश ने बेला को प्रपोज किया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है, तो कुछ दिनों तक सोचने के बाद बेला उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। इसके लिए हाँ कह दिया था। बेला ने अपनी सहेली को सारी बात बताई और उससे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसकी सहेली ने बेला से कहा कि बेला, अब इस प्यार मोहब्बत के झमेले से बाहर निकलो और जिंदगी में आगे बढ़ो, और अगर कमाने वाला है तो वही। अंग्रेजी में कहा जाता है कि अगर आप किसी सुलझे हुए लड़के से मिल रहे हैं तो उसे हाँ कह दीजिए। ऐसे लड़के या रिश्ते बार बार नहीं मिलते। लेकिन बेला के मन में एक बात थी, वह रमेश को उतना ही जानती थी जितना प्रदीप के समय जानती थी। उनके साथ उनका रिश्ता 4 साल तक चला। लेकिन बेला ने रमेश को हाँ कहते हुए कहा था कि वह शादी के लिए तैयार है, लेकिन अब वह शादी के बाद होने वाले रिश्ते का झंझट नहीं चाहती है और उससे पहले वह सिर्फ नॉर्मली ही बात करेगी। अपनी जिंदगी में इन सब दुविधाओं से जूझ रही बेला काफी तनाव में रहने लगी, क्योंकि प्रदीप भी हर 4-5 दिन में बेला को फोन करता था। प्रदीप के बेला से रोज बात न कर पाने के कारण जब भी रमेश उसे फोन करता था तो बेला उससे बात करती थी और उसे यह अच्छा लगने लगा था। लेकिन बेला के लिए अपने पहले रिश्ते से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। बेला रमेश से सामान्य रूप से बात करना चाहती थी, लेकिन रमेश उससे इतना प्यार करने लगा था कि वह सिर्फ प्यार भरी बातें करता था और बेला अभी उससे इस तरह की बात नहीं करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि रमेश को बेला के पहले रिश्ते के बारे में नहीं पता था, वह सब कुछ जानता था। लेकिन जब भी बेला उससे कहती थी कि मैं अभी तुम्हारे साथ इतना खुलकर नहीं रह सकती, तो रमेश कहता था कि उसे बुरा लगता है और उसकी भावना आहत होती है। वह अपने मन की बात बताता था, लेकिन जब भी बेला उसे अपनी बातें बताती तो रमेश को लगता कि वह रिश्ते में उसके सामने शर्तें रख रही है। पारिवारिक कहानियां। चालान। लहर सिंह ने चालान क्यों छोड़ दिया? लहर सिंह ने जेब में हाथ डाला। यह मात्र 60-70 रुपये था। अब वह बाकी रकम कहां से देगा? वह उठा और अपने सहकर्मियों को फुसफुसाया जो अड्डे पर अन्य किराए के वाहन चलाते थे। इन दिनों काम धीमा है, 2-4 दिन रुको और वापस आ जाओ, लहर सिंह ने सादी वर्दी में महीना वसूलने आए एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से कहा। यह तो हो न सकता। प्रभारी साहब ने कहा है कि पैसा लेकर ही आना। आज बड़े साहब के यहाँ दावत है। शराब की एक पूरी पेटी वहीं पहुंचानी है। कांस्टेबल ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खाली करके उसे देते हुए कहा। अरे भाई, 4 दिन से गाड़ी खाली खड़ी है, एक पैसा भी नहीं कमाया। मेरी जेब बिल्कुल खाली है, लहर सिंह ने लाचारी व्यक्त की। असल में उनकी जेब खाली थी। जब प्रभारी साहब यहाँ आए तो उन्हें ये सब बताना। किसी भी तरह मुझे 300 रुपये दे दो, मुझे दूसरों से भी महीना वसूलना है, पुलिसियरॉब में सिपाही ने कहा। लहर सिंह ने जेब में हाथ डाला। यह मात्र 60-70 रुपये था। अब वह बाकी रकम कहां से देगा? वह उठा और अपने सहकर्मियों को फुसफुसाया जो अड्डे पर अन्य किराए के वाहन चलाते थे। किसी ने 20 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए। लहर सिंह ने सिपाही के पास पहुंचकर उसे गिना और 300 रुपये प्रतिमाह दिए। सिपाही पैसे लेकर चला गया। लहर सिंह किराए का छोटा ट्रक चलाता था। पहले वह एक ट्रक मालिक के यहाँ ड्राइवर था जिसके पास कई ट्रक थे। फिर उन्होंने इस छोटे ट्रक को उसके मालिक से कबाड़ के भाव में खरीद लिया।
लहर सिंह ने कुछ हजार रुपये खर्च करके ट्रक को चालू करा दिया था। पारिवारिक कहानियां। बगावत। रीना की आंखों से क्यों उड़ गई नींद। एक समझदार मां और अच्छी पत्नी होने के बावजूद राकेश की नजरों में रीना के लिए कोई सम्मान नहीं था। वह बात बात में रीना का अपमान करता था। आखिर रीना कब तक सहती रहेगी। रीना को अपने मायके में रहते हुए लगभग 15 दिन हो गए थे। इस दौरान उसका अपने पति राकेश से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ। उस शाम राकेश को अचानक घर आया देखकर वह हैरान रह गई। बेटी, आपसी मनमुटाव को लंबा खींचना खतरनाक साबित होता है। राकेश से समझदारी से बात करो। अपनी मां की सलाह पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए रीना ड्राइंग रूम में राकेश के सामने चली गई। तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, रीना, राकेश ने बिना किसी भूमिका के सख्त लहजे में कहा। मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया है, रीना ने भी रूखेपन से उसे अपना फैसला बता दिया। क्या ये हमेशा के लिए है? राकेश ने उत्साह से पूछा। ऐसा ही समझो, रीना ने विद्रोही स्वर में उत्तर दिया। बेकार की बात मत करो, मेरे सब्र की डोर टूट गई तो पछताओगी। राकेश को गुस्सा आ गया। अब मुझे धमकी देने से कोई फायदा नहीं है, रीना ने साहपूर्वक कहा। यदि आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। राकेश ने आश्चर्य भरी नजरों से अपनी पत्नी की ओर देखा। उनकी शादी को लगभग 12 साल हो गए थे। इस दौरान उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रीना उसके साथ इतना विद्रोही व्यवहार करेगी। राकेश ने खड़े होने को तैयार रीना को हाथ के इशारे से बैठने को कहा और फिर बताया कि मयंक और शिक्षा 10 दिनों की छुट्टियां बिताने के लिए कल सुबह हॉस्टल से घर पहुंचेंगे।